Hello, students. In the series of Class 9 Biology, we are discussing about the chapter Natural Resources. And here we are studying about the natural resources and its importance. Here in this video, we are going to discuss about the topic ozone layer. So, as you know, there is ozone layer in our atmosphere, and this ozone layer protects us from the ultraviolet rays of the sun, and that's how it makes us safe and protected from the ultraviolet rays, and it makes the life possible on the earth. So we will see how this ozone layer is very important, and what are the things that are affecting this layer. So let's start. So this ozone layer is made up of the gas ozone, and this ozone gas is the molecule of three atoms of oxygen, and its formula is O3. Okay, the formula is O3, and the ozone gas is present in the stratosphere and forms a well marked zone or layer called ozonosphere or ozone layer. As you know, our atmosphere is divided into several layers. तो यहाँ पे जो ओजोन लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है, एंड इसकी जो ओजोन गैस की जो डेंसिटी, जो मैक्सिमम डेंसिटी है, वो प्रेजेंट है एट द हाइट ऑफ 23 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। एंड ओजोन कैसे बनती है? ओजोन जो है वो ऑक्सीजन गैस से ही बनती है। जब जो है ऑक्सीजन जो है वो फोटोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू टूट जाती है ओजोन मॉलिक्यूल, एंड फिर से ये दूसरे सॉरी ऑक्सीजन की गैस जो है ऑक्सीजन गैस जो है वो क्या होती है, अल्ट्रावायलेट रेस के की वजह से ये टूट जाती है, and then after it converts into ozone molecule, and ये जो रिएक्शन है बिकॉज ऑफ द लाइट रेज की वजह से ये होता है, अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से, तो इसलिए हम इसको फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। एंड सो आप ये समझ सकते हो कि ओजोन जो है वो ऑक्सीजन गैस से ही बनी हुई है। ठीक है, ऑक्सीजन जो प्रेयर में ऑक्सीजन था, वही मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन के एटम थे वो टूट जाते हैं और फिर से कंबाइन होकर वो ओजोन गैस O3, पहले ये दो डाई एटॉमिक था, अब ये ट्राई एटॉमिक हो जाता है। ठीक है, इसमें दो एटम्स थे, ऑक्सीजन के दो एटम O2 में, एंड O3 में कितने एटम हैं? 3 एटम्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ऑक्सीजन से ही ओजोन गैस बनती है, एंड इन द स्ट्रेटोस्फियर जो अल्ट्रावायलेट रेज ज़्यादा होती हैं वहाँ पर आउटर जो स्पेस है, एंड वहाँ पे जो है इस रेस के थ्रू ऑक्सीजन जो है वो टूट जाती है और फिर रिकम्बाइन होकर ओजोन गैस में कन्वर्ट हो जाती है। नाउ अगर ये ओजोन जो है वो स्ट्रेटोस्फियर में प्रेजेंट है तब तो बहुत अच्छी बात है, इट इज़ यूज़फुल एंड इट विल सेव यू फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज। बट इफ़ इट इज़ प्रेजेंट ऑन द सरफेस, अर्थ सरफेस, अगर ये सरफेस लेवल की अगर ओजोन प्रेजेंट हो सरफेस लेवल पे, ठीक है, तो अगर आप उसको इनहेल करोगे ओजोन गैस को, तो इट इज़ हाईली टॉक्सिक फॉर द ह्यूमन बींग्स। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है अगर आप ओजोन को इनहेल करते हो। तो इससे क्या होता है, जो हमारे माउथ का म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, आउटर सरफेस होता है जो, और नोज़ का, थ्रोट का, वो सूखने लगता है, ड्राई होने लगता है, एंड जो आपकी विजुअल एक्टिविटी, आँखों पे इसका साइड इफ़ेक्ट पड़ता है, आँखों को ये हार्म पहुँचाता है, नुकसान, कॉजेज़ हेडेक, सर दर्द होता है, हेडेक कॉज करता है, पल्मोनरी कंजेशन, ठीक है, आपको जो है आपके लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको प्रॉब्लम होगी, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, और ये देखिए प्लांट्स को भी ये नुकसान पहुंचाती है ओजोन गैस, अगर ये सरफेस लेवल पे हो, ठीक है, नीचे हो, जैसे लीफी वेजिटेबल, फील्ड क्रॉप, फ्रूट एंड फॉरेस्ट ट्री को भी हार्म पहुंचाती है। टोबैको प्लांट जो है वो हाईली सेंसिटिव है इन ओजोन से, एंड इन प्रेजेंस ऑफ ओजोन टोबैको लीफ फॉल प्रीमेच्योरली। ओजोन की वजह से अगर ओजोन प्रेजेंट हो तो ये क्या होगा, जो टोबैको की लीव्स हैं वो पहले ही मैच्योर होने से पहले ही क्या हो जाएंगी, फॉल हो जाएगी, गिर जाएंगी, ठीक है, ख़राब हो जाएंगी। तो इस सरफेस लेवल पे ऑक्सीजन जो है, मान लीजिए ये अर्थ है, तो यहाँ स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन अगर प्रेजेंट है तो दैट्स वेरी यूज़फुल। बट अगर ये सरफेस लेवल पे आ जाए, ठीक है, अर्थ के सरफेस के करीब ये ओजोन लेयर, ओजोन की गैस आ जाए, ओजोन गैस, तो इसको अगर आप इनहेल करोगे तो इट विल बी हाईली हार्मफुल फॉर द लिविंग बींग्स।
Now, importance of ozone layer. Why this ozone layer in our atmosphere is very important. क्यों ये important है? क्योंकि जो है ओजोन लेयर क्या करती है, इट एब्जॉर्ब्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। ठीक है, सन से अल्ट्रावायलेट रेज जो निकलती है, जो हाईली एनर्जेटिक होती हैं और हमारी सेल्स को ये डैमेज कर सकती हैं, तो इन रेडिएशन को ये ओजोन लेयर क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, दस इट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड फॉर लाइफ ऑन द अर्थ फ्रॉम इंजurious इफेक्ट ऑफ सन्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। विदाउट ओजोन लाइफ ऑन द अर्थ वुड हैव डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अगर ओजोन लेयर नहीं होगी तो हमारे अर्थ पे जो लाइफ है इट विल बी डिस्ट्रॉयड। नाउ, oxides of nitrogen, sulfur dioxide and chlorofluorocarbon decompose ozone in the upper atmosphere and destroy the ozone layer। देखिए what is it is saying, it is saying that जो ये gases हैं, oxides of nitrogen, sulfur dioxide and CFCs, ठीक है, ये क्या करती हैं, ये ओजोन को डिकम्पोज कर देती हैं। ठीक है, O3 को वापस से O2 ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देती हैं। ठीक है, ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देती हैं। तो ऐसे करने से क्या होता है कि जो ये ओज़ोन है वो डिकम्पोज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है धीरे धीरे। ये गैसेस जाकर उन उसको डिग्रेड कर देते हैं, तोड़ देते हैं। ठीक है, एंड जब ये गैस ही नहीं रहेगी तो ओजोन लेयर भी नहीं रहेगी, क्योंकि वो ओजोन लेयर तो गैस से ही बनी हुई है। नाउ द प्रॉब्लम ऑफ ओजोन डिप्लीशन एंड इट्स एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस हैव थ्रेटन द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द प्लानट। ठीक है, तो ये हाईली हाँ, हाँ, टॉक्सिक गैसेस जो हैं ये क्या होती हैं, ये ऊपर जाकर स्ट्रेटोस्फीयर में जाकर ओजोन लेयर में जाकर ओजोन को डिकम्पोज कर देती हैं। ओके, ओजोन को डिकम्पोज कर देती हैं। तो उससे क्या हो रहा है, ओजोन डिप्लीशन हो रहा है। ठीक है, ओजोन लेयर जो है वो, उस ओजोन लेयर में जो है थिकनेस, जो उसकी डेंसिटी है वो ख़त्म हो रही है, तो उसको बोलते हैं ओजोन डिप्लीशन। और उसके हमें एडवर्स इफेक्ट भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, लाइफ पे। तो देखिए, अगर ओजोन लेयर नहीं होगी या उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी तो क्या होगा, इट अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है इट विल रीच ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, उसको रोकने के लिए कोई शील्ड नहीं रह गया। तो क्या होगा कि ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन था जिससे कि ओजोन लेयर हमको बचा रहा था, वो रेडिएशन धरती पर आने लगेंगे। उससे क्या होगा, इट विल कॉज स्किन कैंसर। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो हाईली बहुत एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें एनर्जी होती है, तो वो क्या करेगा, स्किन कैंसर कॉज करेगा, ब्रेस्ट कैंसर कॉज करेगा, ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर कॉज करेगा, लंग कैंसर। ठीक है, ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है हमारी सेल्स को डैमेज कर देती हैं। सेल्स का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है, उसको ये क्या कर देती हैं, डैमेज कर देती हैं। यहाँ पे डैमेज, डीएनए डैमेज होने से क्या होता है कि सेल जो है वो जो है वो डैमेज हो जाता है और सेल इम अनस्टॉपेबली, ठीक है, डिवाइड होने लगता है, डिवाइड्स। एंड इससे क्या होता है, कैंसर कॉज होता है। तो ये स्किन, ब्रेस्ट, लंग एंड ब्लड का कैंसर कॉज कर सकता है ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। स्टॉप द टिश्यू ग्रोथ। ठीक है, और देखिए क्या हार्मफुल इफेक्ट करता है, टिश्यू ग्रोथ। जो प्लांट्स के टिश्यूज़ हैं उनमें ग्रोथ नहीं होगी ड्यू टू द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, उन वहाँ की सेल्स को वो डैमेज कर देगा। स्टॉप द एल्ब्यूमिन कोगुलेशन। ठीक है, एल्ब्यूमिन कोगुलेशन को जो है वो ये स्टॉप कर देगा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। वहाँ पे जो सेल्स होती हैं, हमारे ब्लड में जो सेल्स होती हैं, ठीक है, उसको डैमेज कर देगा। चेंजेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की रेट जो है, जो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस हो रही है उसकी रेट, जो उसकी स्पीड जो है वो डिफ़र हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। चेंज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से जो है वो अर्थ का जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है और जो प्रेसिपिटेशन है, जो रेन पैटर्न है, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द ओजोन लेयर डिप्लेशन। Now we will talk about the ozone hole. Ozone hole is the loss of ozone in the stratosphere. Okay, सबसे पहले अंटार्कटिका में देखा गया था कि अंटार्कटिका में स्ट्रेटोस्फियर जो की लेयर है वहाँ पे ओज़ोन की जो थिकनेस है वो क्या हो रही है, ड्रामेटिकली बहुत ही कम हो रही है, धीरे धीरे घट रही है। एंड इसको 1970 में ऑब्जर्व किया गया था बाय ये रिसर्च। एंड देन इट इज़ फाउंड दैट कि वहाँ पे जो अंटार्कटिका में जो स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन की लेयर है, इट इज़ गेटिंग डिप्लीटेड एंड ड्रामेटिकली, मतलब कि कुछ ज़्यादा ही वहाँ पे डेंसिटी कम हो गई थी। तो 1970 में पाया गया, उसी को हम बोलते हैं ओजोन होल।
एंड रिसर्च के थ्रू ये पाया गया कि दिस इज़ ड्यू टू द रिलीज ऑफ मैन मेड केमिकल्स containing chlorine such as chlorofluorocarbons and compound containing bromine and other related halogen compounds and also nitrogen oxides, they are degrading the ozone gas. Okay, रिसर्च में ये देखा गया कि क्लोरीन ब्रोमीन एंड हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो है एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारी गैसेस जो हैं वो स्ट्रेटोस्फियर में जाकर क्या कर रही हैं, जो ओज़ोन मॉलिक्यूल है उसको जो है वो डिग्रेड कर रही हैं। ठीक है, उसको उसको डिग्रेड करके क्या हो रहा है, उसकी थिकनेस जो है वो ख़त्म हो रही है, कम होती जा रही है धीरे धीरे। और ये सारी जो गैसेस हैं वो अलग अलग जगह से लिबरेट होती हैं। जैसे आप जानते हो कि CFC जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है एंड इसको हम रेफ्रिजरेशन में यूज़ करते हैं, अपनी फ्रिज में यूज़ करते हैं, एयर कंडीशनर्स में यूज़ करते हैं, एरोसोल जो होता है उसमें यूज़ करते हैं। एंड आप ये सारे जो जगह पे इन सारी चीज़ों में जब हम ये गैसेस यूज़ करते हैं, ये दे लिबरेट आउट, दे रिलीज आउट इन द एटमॉस्फेयर, दे मूव अप इनटू दैट स्ट्रेटोस्फेयर एंड दे डिग्रेड द ओजोन मॉलिक्यूल एंड causes ozone depletion and make the ozone hole. Now, the first global agreement to the to restrict CFCs came with the signing of Montreal Protocol in 1987. फिर 1987 में एक प्रोटोकॉल हुआ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। वहाँ पर सारे जो कंट्रीज़ थे उन लोगों ने मिलकर ये असाइन किया कि जो है हम CFC का जो रिलीज़ हो रहा है अलग अलग एक्टिविटीज़ से, उसको हम कम करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे, रिड्यूस करेंगे। ठीक है, एंड ये बोला गया कि इसको हम रिड्यूस करेंगे बाय हाफ, आधा कर देंगे। मतलब जितना भी अभी रिलीज़ हो रहा है उतने का आधा करना है बाय द ईयर ऑफ 2000, 2000 तक। 2000 में मतलब इन द ईयर ऑफ 2000 जितना उस टाइम 1987 में रिलीज़ हो रही थी CFC, उसका आधा करने का असाइनमेंट किया गया। ठीक है, उस प्रोटोकॉल का नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। एन एग्रीमेंट हैज़ बीन रीच्ड ऑन द कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ मेनी हाइड्रोकार्बन्स अंटिल द ईयर 2030 एंड ये एग्रीमेंट को फिर आगे एक्सटेंड कर दिया गया, 2030 तक कर दिया गया है। ठीक है, द मेन CFCs विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय एनी ऑफ द signatory countries after the end of 1995 except for a limited amount for essential use such as medical spray। तो ये बोला गया कि जितनी भी कंट्रीज़ ने इसमें असाइन किया है, इसको साइन किया है, जिन्होंने इसको इसमें पार्टिसिपेट किया है, वो कंट्रीज़ जो है 1995 तक जो है बिल्कुल भी ये CFC को प्रोड्यूस करने वाले प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। एंड कुछ एक्सेप्शन था कि अगर मेडिकल स्प्रे वगैरह में जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ में आप CFC को थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हो, बट ऑन अ ब्रॉड लेवल इसको बिल्कुल भी चेक कर लेना था। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो, नाउ यू कैन सी हियर, इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है दिस इज़ द ईयर ऑफ 1979 एंड दिस ब्लू सर्कल इज़ शोइंग यू द ओजोन डिप्लेशन, ओजोन होल। ओके, यहाँ पर देन 1988 में यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज़ ओजोन होल। यहाँ पे आप देख सकते हो ओवर द अंटार्कटिका। एंड नाउ यू कैन सी हियर इन दिस 1998 में ओजोन लेयर में जो होल था जहाँ पे उसकी थिकनेस कम हो रही थी, एंड इन 2008 ये कैसे ड्रामेटिकली देखिए कैसे ये बढ़ रहा है। ठीक है, ओजोन होल जो है। ओके, सो यू कैन इमेजिन how the human activities are depleting the ozone layer। but nowadays ये जो होल है, this hole, it is decreasing, ये डिक्रीज़ हो रहा है बिकॉज ऑफ द judicial use of
CFCs and other halogen containing compounds, and because of the strict laws, ठीक है, आज अवेयरनेस और स्ट्रिक्ट लॉज के हेल्प से काफ़ी हद तक जो CFC का लिब्रेशन है वो कम कर दिया गया है, और ये ओजोन जो जो होल है वो धीरे धीरे जो है वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, कम हो रहा है. So this is all for this video, and in the next video we'll talk about the carbon cycle. Till then, thank you all.